मैं बरखा शर्मा डीलो जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पेपर्स के बारे में। कौन से पेपर्स कर रहे हैं? हम लोग पेपर्स कर रहे हैं मेंस से रिलेटेड। मेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, ना केवल आरजेएस के लिए बल्कि एपीयू के लिए भी। ठीक है, इस संबंध में हम लोग अब तक कर चुके हैं 1 से लेकर 4 पेपर। जिन लोगों ने हमारे पेपर्स को गो थ्रू नहीं किया है, एक बार जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम पेपर 5 की बात करेंगे। जब हम पेपर 5 की बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि ए नामक जो व्यक्ति है अनपढ़ है, 8 वर्षीय नौकर है। उसने क्या किया, अपने मालिक की मेज से नया पार्कर पेन चुरा लिया। कंपनी का नाम दे दिया यहाँ पर। पार्कर पेन बहुत महंगा माना जाता है कि भाई पार्कर पेन है, उसको चुराया, जिसका मूल्य था 105 रुपये, तथा उसे बी को 3 रुपये में बेच दिया। जो विद्यार्थी है वह, जिसकी आयु 21 वर्ष है, वह एमए कक्षा में पढ़ता है। ए व बी ने क्या अपराध किए हैं? ए और बी ने क्या अपराध किए हैं? ए नामक व्यक्ति है, अनपढ़ है, 8 वर्ष का है, नौकर है, और उसने क्या किया, मालिक की जो जेब थी, मेज थी, उसमें से क्या किया, पार्कर पेन चुरा लिया, जिसका मूल्य 105 रुपये था, और उसने बी को दे दिया कितने रुपए में? 3 रुपये में। जो क्या है, विद्यार्थी है एमए का, और कितने वर्ष का है? 21 वर्ष का। ए और बी ने क्या अपराध किए हैं बताएंगे आप लोग। क्या हो सकते हैं इसके आंसर? चलिए देखते हैं। चूंकि समझ परिपक्व है अतः उसने चोरी का अपराध किया है, जबकि चोरी की संपत्ति जानबूझकर प्राप्त करने का अपराध कारित किया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? चूंकि ए जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है, ये है 8 वर्ष का, लेकिन इसकी समझ क्या हो चुकी है? परिपक्व हो चुकी है, अतः उसने चोरी का अपराध किया। चोरी कहाँ पे आती है? 378 के अंतर्गत आती है, जिसका दंड हमें मिलता है 379 के अंतर्गत। वहां पर क्या होता है, बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करनी है, किसी के कब्जे में से संपत्ति, चल संपत्ति होती है, प्राप्त करते हैं बेईमानी पूर्वक। ठीक है, उसको उस स्थान से हटा देते हैं। ये सारी बातें हमको चोरी के अपराध में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो बोल रहा है, अतः उसने तो चोरी का अपराध कर दिया, और बी ने चोरी की संपत्ति प्राप्त की है। बी भी परिपक्व था, 21 वर्ष का बालक था एक। उसने क्या कि चोरी की संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करने का अपराध किया है। जब हम देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 82, तो वो तो बात करता है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा की जाती है। और जब 83 की बात करते हैं तो वो बोलता है 7 वर्ष से ज्यादा और 12 वर्ष से कम, इसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध नहीं होता, लेकिन उसकी परिपक्व समझ नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, 8 वर्ष का शिशु है, 8 वर्ष का नौकर है, लेकिन उसकी समझ है जो परिपक्व हो चुकी है, अतः वह उसने यहाँ पर चोरी का अपराध किया है, उसे चोरी के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अपराधों को माना जाएगा? 379 आ जाएगा, यहाँ पे 380 भी आ जाएगा निवास गृह में चोरी के बारे में। उसके बाद आ जाएगा 411। 411 किस बारे में है? 411 आता है चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, जब हम 411 को देखेंगे तो वो बताता है कि भाई चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, बेईमानी से प्राप्त करता है ना। चुराई हुई संपत्ति तो 410 में आ जाती है, और 411 कहता है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर कितने सारे सेक्शंस को कनेक्ट करके पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 323 के अंतर्गत दोषित किया जाता है, तो क्या यह आवश्यक है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट परिवीक्षा का लाभ देने से पूर्व मांगी जाए? यदि किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को, भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 323 के अंतर्गत दोषित किया जाता है, तो क्या यह आवश्यक है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम यानी प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट परिवीक्षा का लाभ देने से पूर्व मंगाई जाए? क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए देखते हैं।
हालांकि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको? ये बोल रहा है हमको सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी कब की है? 1973। ठीक है, क्योंकि हम जो देखते हैं कि 360 और प्रोबेशन एक्ट के प्रोविजंस एक तरीके से ही लागू होते हैं। जहां पर प्रोबेशन एक्ट लागू हो जाता है वहां 360 नहीं आता, और जहां 360 आ जाता है वहां पर प्रोबेशन एक्ट नहीं आता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। ए रात्रि के समय बी की पत्नी के बुलाने पर जिसके साथ उसके अनैतिक संबंध थे बी के घर गया। बी कीर्तन में भाग लेने गया हुआ था। ए ने क्या अपराध किया है? ए रात्रि के समय बी की पत्नी के बुलाने पर जिसके साथ उसके अनैतिक संबंध थे बी के घर गया। बी कीर्तन में भाग लेने गया हुआ था। ए ने क्या अपराध किया है? क्या अपराध हो सकता है यहाँ पर? बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है गृह अत्याचार का अपराध। ये है गृह अत्याचार का अपराध। कौन सा सेक्शन कवर होगा इसके अंदर? तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है यहाँ पर 441। 441 तो आएगा आपराधिक अत्याचार। फिर इसके बाद आ जाता है 442। 442 बोलता है हमको गृह अत्याचार के बारे में। ठीक है, इसके साथ हमको पढ़ना पड़ेगा गृह अत्याचार। गृह अत्याचार क्या होता है? जो कोई किसी निर्माण तंबू जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, किसी निर्माण में जो उपासना के स्थान के रूप में आता है, किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान में प्रयोग आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है तो वह गृह अत्याचार करता है। यहाँ पे उसने प्रवेश करके किया था ना, उसके घर गया था। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 444 और इसके बाद जो आ जाएगा वो आएगा 451। 451 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि 451 बोल रहा है कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दहेज के लिए मृत्यु क्या है? दहेज के लिए मृत्यु क्या है? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताएंगे आप लोग। एक सेकंड रुकिए, यहाँ से पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं। विवाह के 7 वर्ष के अंदर दहेज की मांग या निर्दयता पूर्वक व्यवहार से परेशान होकर दाह अथवा शारीरिक क्षति से हुई स्त्री की मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे और कौन सा एक्ट आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है 304B। 304B किस बारे में बात करता है? दहेज मृत्यु के बारे में, डॉवरी डेथ के बारे में बात करता है। विवाह के 7 वर्ष के अंदर, यानी विवाह जब हुआ, शादी जब हुई, उसके 7 साल के अंदर दहेज की मांग की गई या उस स्त्री के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार हुआ जिससे वे परेशान होकर दाह यानी अग्नि के द्वारा या शारीरिक क्षति के द्वारा अगर उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा। 304B में कहा गया है इसको, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ 114B के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन प्राधिकारियों के नाम बताइए जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ दिलाई जा सकती है। उन प्राधिकारियों के नाम बताइए जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ दिलाई जा सकती है। कौन है ऐसे प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारियों को कौन से एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और कौन सा सेक्शन कवर हुआ इसके अंतर्गत? बताएंगे आप लोग।
चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। कौन कौन शपथ दिला सकता है? न्यायाधीश दिला सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट दिला सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दिला सकता है, शपथ का जो आयुक्त होता है वो दिला सकता है, ओथ कमिश्नर बोलते हैं इसको, और फिर आता है नोटेरी दिला सकता है। शपथ पत्रों पर शपथ दिलाई जा सकती है, ठीक है ना। कहाँ पे दे रखा है ये प्रोविजन हमको दे रखा है सीआरपीसी के अंतर्गत। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन इसको कवर करता है? सेक्शन 297, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में जहां तिल का तेल विक्रय हेतु रखा हुआ था, खाद्य निरीक्षक ने नमूना लिया। फूड सेफ्टी वाले जाते ना, आप देखते हैं, उन्होंने नमूना लिया। लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि नमूने में मामूली मिलावट है। क्या एक को दंड संहिता की धारा 95 यानी 95 का लाभ मिल सकता है क्या? एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां पर तिल का तेल रखा जाता है बेचने के लिए। फूड सेफ्टी वाले जाते हैं, वहां से नमूना लेते हैं, और जो लोक विश्लेषक होता है जो जांच वगैरह करता है उसको अपने रिपोर्ट में मिलता है कि जो मिलावट थी वो थी मामूली। तो क्या एक को भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दंडनीय किया जाएगा क्या? बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। जी नहीं, क्योंकि खाद्य पदार्थ में मिलावट से कार्यतरफानी तुच्छ नहीं होती और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 95 लागू नहीं होती, यानी कि इसका लाभ नहीं मिलेगा। धारा 95 क्या बोलती है हमको? साधारण अपवादों के अंतर्गत आती है ना एपीसी के, 76 से 106, ठीक है। तो वहां पे आता है 95 बोलता है तुच्छ हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जो खाद्य मिश्रण है, खाद्य पदार्थ में मिलावट के कारण अब हानि तुच्छ नहीं होती है। भाई अगर छोटी सी भी चीज मिल गई, भाई जहर मिलेगा तो थोड़ा सा ही मिलेगा, इंसान तो मरेगा ही ना, मरेगा नहीं तो कोई और क्षति कारित हो जाएगी। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अपराध के लिए आईपीसी लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तो फूड सेफ्टी एक्ट लागू हो रहा है। तो जहां फूड सेफ्टी एक्ट लागू हो गया तो वहां पर क्या लागू होगा? क्योंकि ऐसे बोला था ना, अगर विशेष विधि हो तो विशेष विधि के प्रावधान लागू होंगे, और खाद्य जो अपमिश्रण निवारण अधिनियम है वो विशेष अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 95 का लाभ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है और इसे कहाँ पे बताया गया? कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में, किस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? चलिए देखते क्या हो सकता है इसका आंसर। मूल्यवान प्रतिभूति से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित होता है, विस्तृत होता है, अंतरित किया जाता है, निबंधित किया जाता है या निर्वापित किया जाता है या उसे छोड़ा जाता है। इसी तरीके से हमको आंसर लिख के आना है, सेम डेफिनेशन हम लिख के आएंगे तब हमें मार्क्स मिलेंगे। एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार जो होते हैं सृजित, विस्तृत, अंतरित, सृजित, विस्तृत, अंतरित, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया यहाँ पे? सृजित, विस्तृत, अंतरित, ऐसे याद करेंगे आप लोग। सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित और किया जाए और उसको छोड़ा जाए, ठीक है। इसी के तरीके से कौन सा सेक्शन आ रहा है? सेक्शन आ रहा है 30 मूल्यवान प्रतिभूति आईपीसी का, ठीक है। आईपीसी कब की है हमारी? 1860 की। चलिए बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई न्यायालय कब तक किसी आरोप को बदल सकता है, बढ़ा सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है? भाई ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब कोई न्यायालय किसी आरोप को बदल सकता है, बढ़ा सकता है या उसमें किसी तरीके का संशोधन कर सकता है?
क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए देखते हैं। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है या संशोधन कर सकता है। कौन से सेक्शन में बोली हमको ये बात? सेक्शन बोला है हमको 216 और कहाँ का है ये? सीआरपीसी का है। सीआरपीसी कब की है? 1973 की। तो ये बोल रहा है कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन कर सकता है। बढ़े आगे। ये जो राजस्थान स्टेट रोडवेज की बस का कंडक्टर है, बी यात्री से जो बस में यात्रा कर रहा है किराया लेने के बाद भी टिकट नहीं देता, ए ने क्या अपराध किया है? ए नामक व्यक्ति है जो राजस्थान की जो स्टेट रोडवेज बस होती है उसमें कंडक्टर का काम करता है। कंडक्टर का काम कर रहा है। बी जो यात्री है जो बस में यात्रा कर रहा है, किराया लेने के बाद भी उसको टिकट नहीं देता। तो अगर उसने अपराध किया ए ने, तो कौन सा अपराध किया है? देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए ने लोक सेवक की हैसियत से यात्री को नुकसान पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा की, आपराधिक न्यासभंग किया और छल का अपराध किया। कैसे कैसे सेक्शन कवर होंगे इसके अंतर्गत और किस तरीके से होंगे आप बताएंगे। कौन से सेक्शंस कवर हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जब हम देखेंगे सबसे पहले जो सेक्शन कवर होगा वो सेक्शन कवर होगा हमारा 166। क्या बोल रहा है 166? 166 बोल रहा है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। तो यहाँ पे विधि की अवज्ञा हुई, यात्री को नुकसान पहुंचाया, भाई टिकट नहीं दिया, भाई आगे कोई इसको पकड़ लेगा, कंडक्टर वगैरह कोई इंस्पेक्शन वाले आ गए तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना वहाँ पे, उसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्या किया? आपराधिक न्यासभंग किया। कौन सा सेक्शन कवर होगा यहाँ पर? यहाँ पे कवर हो जाएगा 409। 409 क्या बोल रहा है हमको? 409 बोल रहा है लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग। तो जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्ट्री, दलाल, अटॉर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई अख्तियार अपने को नष्ट होते हुए भी, मतलब टिकट उसके पास होते हुए भी उसने टिकट नहीं दिया था, तो उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, जो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद आता है छल का अपराध। छल का अपराध कहाँ पर डिफाइन किया गया है? 420 के अंतर्गत, मतलब दंडित किया गया है। बात करते हैं इसकी एक बार। देखिए जब हम छल की बात करते हैं तो हम 415 को देखते हैं जिसमें वो बता रखा है, छल बता रखा है। फिर उसके बाद जो छल का दंड बता रखा है वो बता रखा है 417 में। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 420 वाले छल की। 420 क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि छल करना, संपत्ति परिवर्तित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस कवर हो रहे हैं। आगे बात करते हैं हम कहाँ के? ये आईपीसी के, आईपीसी 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे लेक्चर का जो हमारा पेपर 5 चल रहा है, पेपर 5 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए ने पटवारी की हैसियत से एक किसान को यह बताया कि उसके जिम्मे 500 रुपये जमीन का लगान बकाया था। ए ने पटवारी की हैसियत से एक किसान को बताया कि उसके जिम्मे 500 रुपये जमीन का लगान बकाया था, जबकि केवल 400 रुपये ही बकाया था। ए ने 500 रुपये वसूल किए किंतु राजकीय कोष में केवल 400 रुपये जमा कराए, वह 100 रुपये अपने खर्चे में ले लिए। ए ने क्या अपराध किया है? देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए ने लोक सेवक की हैसियत से किसान को नुकसान पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा, आपराधिक दुर्विनियोग और छल का अपराध किया। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन कवर हो जाएंगे? सेम सेक्शंस कवर हो जाएंगे। सेक्शन 166 जो विधि की अवज्ञा के बारे में बता रहा था, और फिर उसके बाद जो छल की बात कर रहा था वो यहाँ पे 420 वाला छल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपराधिक, वहाँ पे आपराधिक न्यासभंग हुआ था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपराधिक दुर्विनियोग हो रहा है, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा 403 नंबर का सेक्शन। ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में बताता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है, जिसने क्या किया, अपने उपयोग के लिए खर्च कर लिए। 500 रुपये थे, 400 रुपये का ही उसको देना था और उसने 100 रुपये अपने उपयोग के लिए खर्च कर लिए। तो ए ने क्या अपराध किया, ए ने अपराध किया, विधि की अवज्ञा करी, आपराधिक दुर्विनियोग किया और छल का अपराध कारित किया। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे आज के लेक्चर की। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चंस किए इसके अंतर्गत, हमने इसमें किए हैं 10 क्वेश्चन। हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारे मेंस के लिए रिलेटेड है, आरजीएस में भी काम आएगी, एपीओ में भी काम आएगी, तो आप इससे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।